हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बेसलाइन टेस्ट में पूछे गए सभी बहुविकल्प प्रश्नों को सचित्र समझाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूर्ववक्त कक्षाओं की विषय वस्तु का अध्यापन तो होगा ही, साथ ही साथ वर्तमान तथा भविष्य की कक्षाओं की भी तैयारियां होगी। इस वीडियो को पूरा देखें तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के प्रश्न मंच में भाग लें तथा अपना मूल्यांकन करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप पारा एक ऐसी धातु है जो तरल या द्रव रूप में पाई जाती है। आप देख रहे हैं, पारा धातुओं के समान चमकीला है, लेकिन ठोस न होकर द्रव या तरल है। ये हमारे हाथ और कांच को गीला नहीं करता, इसलिए इसका उपयोग, पारे का उपयोग हम तापमापी तथा दाबमापी बनाने के लिए करते हैं। ये देखिए, तापमापी है जिससे हम तापमान नापते हैं। इसमें नीचे जो बल्ब है, इसमें एक चमकीली तरल धातु भरी हुई है, वह चमकीली तरल धातु है पारा। जब ये गर्म होती है तो इसमें अन्य धातुओं के समान प्रसार होता है, ये फैलने लगती है और इस पतली केस नली के ऊपर चढ़ जाती है। जहाँ तक चढ़ती है उतना हमारे शरीर का तापमान होता है। तो इस प्रकार द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु है पारा। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन जिसका संकेत C है, यहाँ पर हमने कार्बन की परमाणु संरचना या परमाणु चित्र बना रखा है। इसे आप गौर से देखें तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या आप गिनेंगे, लाल रंग के प्रोटॉन यहाँ पर 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। नाभिक में मौजूद सभी कणों के योग को हम उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो परमाणु द्रव्यमान हो गया 12। इसी परमाणु के बाहर देखिए, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बाहर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन भी 6 और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन भी 6। तो या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या भी 6 है नाभिक में, और बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। इस प्रकार दोनों में से किसी एक अंक को अगर आप ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु में नाभिक होता है बिल्कुल मध्य में या केंद्र में। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। उनके द्वारा किए गए प्रयोग को हम अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग कहते हैं। इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करवाई। अल्फा कण सामान्यतः धन आवेशित कण होते हैं। उनने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश क्षेत्र खाली होता है। तभी तो अल्फा कण, बहुत सारे अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित हो जाते हैं, अर्थात मुड़ जाते हैं। अर्थात इन धन आवेशित अल्फा कणों को कोई ना कोई ऋण आवेश आकर्षित कर रहा है, तभी तो ये मुड़े। तो पता चला कि परमाणु में बाहर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके आकर्षण के कारण कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं। और उन्होंने देखा कि इतने अधिक अल्फा कणों में से मात्र एक अल्फा कण टकराकर वापस आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इस अल्फा कण को, इस धनावेशित अल्फा कण को किसी धन आवेश ने प्रतिकर्षित कर दिया। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि जो बिल्कुल मध्य में एक अल्फा कण वापस आ रहा था, ये किसी धन आवेशित वस्तु से टकरा कर लौटा है। वो धनावेश परमाणु का नाभिक होता है। तो इस प्रकार अल्फा कणों की बमबारी कराकर रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। उन्होंने देखा कि मात्र एक अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है, अर्थात वह धन आवेशित अल्फा कण किसी धन आवेशित नाभिक से टकराया है, जो उस परमाणु के बिल्कुल केंद्र में होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम एक धातु है जिसका संकेत होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक है 11। अगर हम 2n वर्ग के नियम का पालन करें तो हम पाएंगे कि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो तीसरी कक्षा में चला जाएगा। इस प्रकार सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी और अंतिम कक्षा में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? हम अक्सर हमारे घरों में दूध से दही बनाते हैं। जब दूध से दही बनाया जाता है तो हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। दूध तरल फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड रूप में होता है, जबकि दही अर्ध तरल
या सेमी सॉलिड या जेल रूप में पाया जाता है, थोड़ा सा द्रव थोड़ा सा ठोस। तो इस प्रकार जब हम दूध से दही बनाते हैं तो पदार्थ की अवस्था तो बदलती ही है, वो तरल से अर्ध तरल अवस्था में बदल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पदार्थ का गुण भी बदल जाता है। दूध के गुण अलग हैं, दूध के उपयोग अलग हैं, दही के गुण अलग हैं, दही के उपयोग अलग हैं। तो इस प्रकार ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था बदलने के साथ साथ उसका गुण भी बदल जाए, अर्थात पूरी तरह नया पदार्थ बन जाए। ये देखिए, दूध से बिल्कुल नया पदार्थ दही बन गया। अब हम चाहें कि वापस हमें दूध मिल जाए तो पुनः हमें पुराना पदार्थ नहीं मिलता। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ उसका गुण बदल जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, पुराना पदार्थ वापस नहीं मिलता, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारे सारे उत्तर आ गए। द्रव अवस्था में मिलने वाली एकमात्र धातु पारा है, जिसे हम तापमापी में उपयोग करते हैं। कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी के माध्यम से की थी। सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। दूध से दही बनना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ दही बन जाता है, जिसके गुण तथा उपयोग सबसे भिन्न या अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे 26वें प्रश्न की ओर। लकड़ी से लकड़ी का बुरादा बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी को काटा गया और लकड़ी को काट कर उसको छीलन या बुरादे में बदल दिया है। तो इस परिवर्तन में देखिए, परिवर्तन तो हुआ है। ये देखिए, उसकी पदार्थ की अवस्था बदल गई, पहले कुछ और दिख रहा था, अब कुछ और दिख रहा है। तो लकड़ी का बुरादा में बदलना एक प्रकार का परिवर्तन है। लेकिन आप गौर से देखें, इसमें केवल अवस्था बदली है, गुण नहीं बदला। लकड़ी की संरचना भी वही है और बुरादे की संरचना भी वही है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, और हम चाहें तो इस बुरादे से पुनः लकड़ी बना सकते हैं। इस बुरादे में फेविकोल मिलाकर इसे वापस जमा दीजिए तो आप उसे लकड़ी के रूप में बदल सकते हैं, और पुनः लकड़ी के समान ही इसे भी हम जलाने के काम में ले सकते हैं। तो लकड़ी से लकड़ी का बुरादा में बदलना एक प्रकार का परिवर्तन है, लेकिन चूंकि इसमें अवस्था बदल रही है, गुण नहीं बदल रहा, नया पदार्थ नहीं बन रहा। हम पुराने पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। दोनों पुराने और नए पदार्थ दोनों के उपयोग एक जैसे हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो लकड़ी का बुरादे में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है? देखिए, हमने यहाँ पर 3 पदार्थ दे रखे हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि द्रव जो माध्यम होता है, इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। ये गैसें अपने आकार को भी बदल सकती हैं, अपने आयतन को भी बदल सकती हैं, जबकि द्रवों का आयतन नहीं बदलता और ठोसों का भी आयतन नहीं बदलता। केवल गैसें ही अपना आयतन बदल सकती हैं। चूंकि गैसें अपना आयतन बदल सकती हैं, इसलिए गैसों को हम दाब लगाकर उसके आयतन को कम और दाब हटाकर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, ठोसों में कण पास पास हैं, इसमें कहीं भी बीच में खाली जगह नहीं है। तरल में भी कण बहुत पास पास हैं, इनके बीच खाली जगह नहीं है। जबकि गैसों में देखिए, गैसों में कण एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, इनके बीच में काफ़ी पर्याप्त जगह है। इसलिए जब हम गैसों पर दाब बढ़ाते हैं तो ये कण आसानी से पास पास आ जाते हैं, कम जगह में आ जाते हैं, और गैसों का आयतन घट जाता है। तो गैसों का निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए हम दाब परिवर्तन कर गैसों के आयतन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गैसों में अणुओं के बीच में काफ़ी रिक्त जगह होती है, दाब लगाकर हम इन्हें पास पास ला सकते हैं, जिससे गैसों का आयतन कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए हम एक प्रश्न को भूल रहे हैं, 27वां प्रश्न और देख लेते हैं हम। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निर्माण होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने आपको तत्व और यौगिक बता रखे हैं, ये एलिमेंट्स हैं, अर्थात तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए, इनमें सारे परमाणु एक जैसे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सोना हो। ये सोने की पन्नी है, इसमें सारे परमाणु सोने के हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसमें सारे परमाणु एक जैसे हों उसे हम तत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ नीचे गौर से देखें, ये कंपाउंड है अर्थात यौगिक है। इसमें देखें, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व हैं। ये लाल रंग की बॉल हाइड्रोजन को दिखा रही है, ये लाल रंग की बॉल यहाँ पर ऑक्सीजन को दिखा रही है, जबकि सफ़ेद रंग की बॉल हाइड्रोजन को दिखा रही है। तो यहाँ पर H2O के अणु दिखाए गए हैं। ये 2 प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों का अनुपात है 2:1। इसी प्रकार यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना भी दिखाया गया है। इसमें 1 कार्बन परमाणु जबकि 2 ऑक्सीजन परमाणु है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, परमाणुओं के बीच 1:2 का अनुपात है। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के
एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने होते हैं। जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 में मिलने से बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के 1:2 में मिलने से बनी है। तो जो पदार्थ अलग अलग परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे 29वें प्रश्न की ओर। 50 डिग्री ताप के लोहे के किसी टुकड़े को 50 डिग्री ताप के जल में डुबोया जाता है, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण किधर से किधर होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए गौर से, ये चित्र आपको सब समझा रहा है। यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण दिखाया गया है। ये एक गर्म वस्तु है, ये देखिए इसका ताप बहुत ज़्यादा है, तापमापी दिखा रहा है, जबकि ये एक ठंडी वस्तु है, इसका तापमान कम है। जब हम गर्म और ठंडी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, ये देखिए हमने दोनों को टच करके रख दिया, तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा बहने लगती है। और ये ऊष्मा कब तक बहती है? ये ऊष्मा बहेगी तो गर्म वस्तु धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, और ठंडी वस्तु ऊष्मा के आने से धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। और जैसे ही दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान होगा, ऊष्मा के बहने की क्रिया रुक जाएगी। तो जब गर्म और ठंडी वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा बहती है, जब तक कि दोनों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों का तापमान एक समान होगा, ऊष्मा के बहने की क्रिया रुक जाएगी। अब आप इस प्रश्न को गौर से देखें। यहाँ बताया गया है कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान है। पानी जो है उसका तापमान भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसमें जो लोहे का टुकड़ा डाला गया है उसका तापमान भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अर्थात पानी और लोहे का टुकड़ा, इन दोनों का ही तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक समान है। और जब तापमान एक समान होता है तो ऊष्मा संचरण नहीं करती, ऊष्मा नहीं बहती। अर्थात ऊष्मा ना तो लोहे से पानी में जाएगी, ना ही पानी से लोहे में आएगी। अर्थात ऊष्मा का संचरण समान ताप होने के कारण नहीं होगा। निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है? आवर्ती गति, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं आवर्ती गति के। जैसे घड़ी के कांटों का घूमना। जब घड़ी के कांटे घूमते हैं तो यह अपनी गति को बार बार दोहराते हैं, एक निश्चित समय पर अपनी गति को दोहराते हैं। इसी प्रकार जब हम चलते हैं या दौड़ते हैं तो अपने हाथों को दाएं बाएं अर्थात आगे पीछे हिलाते हैं। जब कोई बच्चा झूला झूलता है तो वह भी आगे पीछे समान दूरी तक जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है हमारे पास, वो है ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और उपग्रहों का ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाना। तो इन सारे उदाहरणों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि इसमें जो वस्तु है वो अपने मार्ग पर बार बार गति कर रही है, एक ही मार्ग पर गति कर रही है और निश्चित समय बाद उस गति को पुनः दोहरा रही है। जैसे घड़ी के कांटे एक ही मार्ग पर गति करते हैं और एक ही निश्चित समय पर उस गति को दोहराते हैं। हमारे हाथ जब हम दौड़ते हैं तो एक समान गति से बार बार आगे पीछे जाते हैं। झूला भी एक समान गति से ही आगे पीछे जाता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हर 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेती है और बार बार इस गति को दोहराती है। तो जब कोई वस्तु एक ही पथ पर गति करती है और निश्चित समय के बाद उस गति को बार बार दोहराती है तो ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और विकल्प दिया गया है। ये पृथ्वी है और बाहर से एक उल्कापिंड, आकाश से टूटता हुआ उल्कापिंड यानी टूटता तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है। इसमें आप देखें तो ये टूटता तारा जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, ये घर्षण के कारण जलने लगेगा, जलकर नष्ट हो जाएगा। ये बार बार उस गति को दोहराएगा नहीं। एक निश्चित समय के बाद ये उल्कापिंड बार बार टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार पृथ्वी की ओर आता हुआ उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा अपनी गति को बार बार नहीं दोहराता, इसलिए उल्कापिंड का पृथ्वी की ओर गिरना एक आवर्ती गति नहीं है। तो इस प्रकार हमने अपने सारे प्रश्नों के उत्तर देख लिए कि लकड़ी का बुरादे में बदलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता। दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 परमाणु 2:1 में है। दाब बढ़ाने पर गैसों का आयतन कम होता है, क्योंकि गैसों में अणु दूर दूर होते हैं, इन्हें आसानी से दबाकर कम जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड लोहे के टुकड़े और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के बीच किसी प्रकार का कोई ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि समान ताप वाली वस्तुओं के बीच ऊष्मा नहीं बहती। और पृथ्वी की ओर उल्कापिंड का गिरना एक आवर्ती गति नहीं है, क्योंकि उल्कापिंड अपनी इस गति को उसी मार्ग पर निश्चित समय के बाद नहीं दोहराएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई कार 15 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसके बाद फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है, तो बताना है कि 30 मिनट बाद
उसने कितनी दूरी तय की। इसके लिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया गया है और हमसे कहा गया है कि पहले 15 मिनट वो 60 किलोमीटर, पहले 15 मिनट वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, अर्थात 1 घंटे में 40 किलोमीटर, पर चली है वो मात्र 15 मिनट। तो 1 घंटे को हम 60 मिनट कहते हैं, तो 60 मिनट में वो चली 40 किलोमीटर। तो 15 मिनट में कितनी चलेगी? कम चलेगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो 10 किलोमीटर चलेगी। फिर अगले 15 मिनट वही कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, अर्थात 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, लेकिन वो तो 15 मिनट ही चल रही है। तो 1 घंटे अर्थात 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल रही है, तो हम इस कैलकुलेशन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं कि वो 15 मिनट में 15 किलोमीटर चलेगी। अब कुल 30 मिनट बाद उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो पहले 15 मिनट में उसने 10 किलोमीटर चले, दूसरे 15 मिनट में 15 किलोमीटर चले। इस प्रकार वह कुल 30 मिनट बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आवृत्ति, यहाँ देखिए बहुत अच्छे से चित्र दिखाया गया है। शुरू में हमने मच्छर की भिनभिनाहट की आवृत्ति दिखाई है और फिर नीचे शेर की दहाड़ की आवृत्ति दिखाई है। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति का मतलब होता है कंपनों की संख्या। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है ये कंपन कहते हैं। अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पर कुल आवृत्ति 7 है। समय वही है, समय दोनों का ही एक समान है, लेकिन शेर की जो दहाड़ है उसमें कुल दोलन या आवृत्तियों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार जब मच्छर भिनभिनाता है तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। आवृत्ति ज़्यादा होने के कारण मच्छर की ध्वनि का तारत्व ज़्यादा होता है, इसलिए मच्छर की ध्वनि हमें पैनी या तीखी महसूस होती है। जबकि शेर की दहाड़ में देखिए उतने ही समय में शेर की दहाड़ के कारण मात्र 2 आवृत्तियां बन रही हैं, अर्थात शेर की दहाड़ की आवृत्ति कम होती है, जिससे शेर की दहाड़ की प्रबलता बढ़ जाती है। प्रबलता बढ़ने से शेर की आवाज़ मोटी, भारी और बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो इस प्रकार हमने पाया कि यदि एक निर्धारित समय में कोई कण ज़्यादा दोलन कर रहा है तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, कम दोलन कर रहा है तो आवृत्तियां कम होंगी। तो किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम है? तो आप खुद देख लें, शेर की दहाड़ की वाक् ध्वनि की आवृत्ति कम है, मात्र 2 आवृत्तियां आ रही हैं। इसी के कारण शेर की आवाज़ की प्रबलता ज़्यादा होती है और वह आवाज़ हमें भारी और दूर तक सुनाई देती है। वायु से होकर विद्युत प्रवाहित हो सकती है? ये देखिए, वायु से होकर क्या विद्युत प्रवाहित हो सकती है? ये बैटरी का धन सिरा, ये बैटरी का ऋण सिरा है। अगर हम दोनों सिरों को टच ना करें, दूर ही रखें, तो क्या विद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाएगी? सामान्यतः ऐसा नहीं होता। लेकिन यदि विद्युत की मात्रा या आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अर्थात धन सिरे और ऋण सिरे के बीच के विभव का अंतर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवेश है और यहाँ पर बहुत कम आवेश है, तो फिर वायु में से भी होकर विद्युत धारा बहने लगेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तड़ित झंडे। बरसात के समय बिजलियां चमकती हैं, आसमान से ज़मीन पर गिर जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी अर्थ है पृथ्वी, इसका आवेश होता है या इसका विभव होता है 0, जबकि बिजली गर्जना से जो बिजली बनती है इसका आवेश या इसका विभव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर विभवांतर बहुत ज़्यादा है, अर्थात एक जगह बहुत ज़्यादा आवेश है और एक जगह बहुत कम आवेश है, इस प्रकार विभवांतर अधिक होने पर विद्युत धारा वायु में से भी होकर गुजर सकती है और ऐसा बिजली गिरने पर होता है। बिजली में आवेश बहुत ज़्यादा होता है और पृथ्वी में आवेश बहुत कम होता है, इसलिए बिजली पृथ्वी की ओर खींची चली जाती है और हवा में से होकर गुजरती है। तो यदि धन और ऋण सिरे के बीच, अर्थात उच्च विभव और निम्न विभव के बीच विभवांतर बहुत ज़्यादा है, तो वायु जो विद्युत धारा है वो वायु में से भी होकर प्रवाहित होगी। जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ पर हम आपको कोशिकाएं दिखा रहे हैं, एक जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका है। ये पादप कोशिका है जिससे पौधे बने हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी जीव, जैसे पादप का पूरा शरीर कोशिकाओं के ही मिलने से बना है। अगर ये कोशिकाएं विभाजन करेंगी, जब ये कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाती हैं तो पौधे में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर ये कोशिका विभाजन करना बंद कर दे तो पौधे की वृद्धि भी रुक जाएगी। इसके अलावा आपने देखा है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। ये लीजिए, इसने भोजन बना लिया जो उसके फल में इकट्ठा हो गया। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के अंदर हरित लवक में होती है। अगर ये कोशिका और कोशिका के अंदर मिलने वाला हरित लवक काम करना बंद कर दें तो ये पौधा प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बना पाएगा।
अगर ये कोशिकाएं मर जाएं, नष्ट हो जाएं, तो ये पूरा पौधा या जीव भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जीवों का पूरा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। जीवों के शरीर में होने वाली सारी क्रियाएं भी कोशिकाओं के कारण ही हो रही हैं, और कोशिकाएं अगर मर जाएं तो जीव या जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई या जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो ये देखिए, यहाँ पर एक कोशिका दिखाई गई है। ये पूरी एक कोशिका है। इसके अंदर एक कोशिका अंग है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा जलता है और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर भी कहते हैं। इस प्रकार हमारे ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने आ गए। कार 30 मिनट बाद 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शेर की जो दहाड़ है उसकी आवृत्ति कम होती है, इसलिए वह हमें मोटी और दूर तक सुनाई देती है। अगर विभवांतर बहुत ज़्यादा है तो विद्युत हवा में से होकर भी बह सकती है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, क्योंकि जीवन की शुरुआत कोशिका से ही हुई है। कोशिका का बिजली घर हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहीं पर कार्य करने के लिए ऊर्जा बनती है और यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में इकट्ठी होती है। चलिए, अंतिम 5 प्रश्न हमारे और बच गए हैं। 36 रंध्र किसमें पाए जाते हैं? रंध्र, आप पौधों की पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसमें आपको छिद्रयुक्त संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इन्हीं छिद्रयुक्त संरचनाओं को हम रंध्र कहते हैं। ये पत्तियों की निचली सतह पर या ऊपरी और निचली दोनों सतह पर पाए जाते हैं। ये आवश्यकता से अधिक पानी को भाप के रूप में पौधों से बाहर निकालते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसों के आदान प्रदान में भी पौधे की मदद करते हैं। तो छिद्रयुक्त संरचनाएं, जिन्हें हम रंध्र कह रहे हैं, ये पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वर्गीकरण। ये यहाँ पर हमने वर्गीकरण की एक पदानुक्रम सूची बना रखी है। इसे आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि शुरुआत वर्गीकरण की, हम शुरुआत ए से करते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी। तो वर्गीकरण की शुरुआत ए अर्थात जाति से होती है। जाति में सामान्यतः एक जैसे जीवों को रखा जाता है। ऐसे जीव जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं उन्हें हम एक ही जाति में रख देते हैं। फिर मिलते जुलते जाति वाले जीवों को वंश में रख दिया जाता है। मिलते जुलते लक्षण वाले वंश को कुल में रख दिया जाता है। मिलते जुलते लक्षण वाले कुल को गण में रख दिया जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम जाति से आगे या ऊपर की ओर जाते हैं, जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और जगत में सर्वाधिक जीव होते हैं। तो जगत में जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा, जबकि जाति में जीवों की संख्या सबसे कम होती है। जाति में केवल हम उन्हीं जीवों को रखते हैं जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वर्गीकरण की शुरुआत जाति से हो रही है। सबसे कम जीव जाति के अंदर रखे जाते हैं, इसलिए जाति को हम वर्गीकरण की मूलभूत इकाई कहते हैं। पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग में जितने भी पौधे आते हैं उन्हें हम पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं, क्योंकि यह जल और थल दोनों माध्यम में उगते हैं। सामान्यतः ब्रायोफाइटा या मॉस आपको नम या गीले स्थानों पर, नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं, गीले पत्थर या झरने या पेड़ पौधों के तने इत्यादि पर ये उगते हुए दिखाई देंगे। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे जल और थल अर्थात पानी और जमीन दोनों पर उगते हैं, नम या गीले स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। मछलियों में श्वसन अंग होते हैं, तो मछलियों को पानी में रहना पड़ता है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए इनमें गिल्स या गलफड़े पाए जाते हैं। मछली जब पानी में तैरती है तो मुंह खुला रखती है, मुंह के द्वारा ये पानी को अंदर लेती है और गलफड़ों के द्वारा पानी को बाहर निकालती है। जब ये पानी इन गलफड़ों से ऊपर से होकर गुजरता है तो ऑक्सीजन खून में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए मछलियों में एक विशेष श्वसन अंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम गिल्स या गलफड़े कहते हैं। ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के 5 क्षेत्र हैं, जिन्हें हम देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर कहते हैं। इसमें से जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई देखिए, ये दूसरी परत है, इसकी मोटाई 10 से 50 किलोमीटर है, और जबकि ओजोन परत पाई जाती है 20 से 30 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के।
तो 20 से 30 किलोमीटर में ओजोन परत है और जो समताप मंडल है वो 10 से 50 किलोमीटर में है। तो इस प्रकार ओजोन परत समताप मंडल के अंदर होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के 5 क्षेत्र हैं। इसमें से जो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर, जो 10 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसी में हमारी ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इस प्रकार हमारे उत्तर हुए स्टोमेटा पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई जाति है। पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं, जो पानी और मिट्टी दोनों में उगता है। मछलियों में सुसंग गलफड़े हैं, जो पानी में घुली ऑक्सीजन को भी आसानी से ले लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस प्रकार हमारा ये पूरा पेपर हल हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे अपने मित्रों को भी शेयर करें और मैं पुनः आपको याद दिलाऊंगा कि इसमें दी गई लिंक के माध्यम से ऑनलाइन क्विज में भाग लें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करें। बहुत बहुत धन्यवाद।